नमस्कार। दूरदर्शन के इस रूबरू कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रूबरू कार्यक्रम में आज हम मुलाकात करेंगे श्रीमान अनिल जी गोठवाल से। अनिल जी गोठवाल महासचिव हैं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूबरू कार्यक्रम में। श्रीमान अनिल जी गोठवाल महासचिव तो हैं ही डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के। इसके अलावा आपका पुलिस सेवा में भी बहुत अनुभव रहा है और आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सेवानिवृत्त हुए हैं। लंबा समय, लगभग 3 दशक से अधिक का समय आपका पुलिस सेवा में रहा। अनेक काम आपने उल्लेखनीय कार्य किए और केवल इतना ही नहीं, सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आप लगातार समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। आखिर आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? किस प्रकार का व्यक्तित्व रहा? सेवा काल के दौरान क्या कुछ विशेष अनुभव आपके रहे? इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे आपसे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कैसे माहौल में हुई? पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूलतः में ब्यावर में मेरा जन्म हुआ जी। और उस समय ब्यावर एक अच्छा कस्बा रहा जहाँ पे शिक्षा का प्रादुर्भाव रहा शुरू से जी। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में भी वो डिस्ट्रिक्ट अजमेर एजुकेशन में नंबर 1 रहा है, तो हमारे परिवार में भी कुछ पढ़े थे जी। और मेरी शिक्षा ब्यावर में ही हुई, प्रारंभिक शिक्षा जी। और मैंने उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा प्राप्त की है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी टीचर रहे हैं ब्यावर के अंदर ही जी। और एक ऐसा माहौल था पढ़ने का, तो सरकारी स्कूल में जरूर ज़्यादा पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी। तो राजकीय पटेल माध्यमिक उच्च विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ। तो अनिल जी अब याद करते हैं उस समय को जब इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और इनका कहना है कि उस दौर में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। अजमेर ज़िले से आते हैं मूल रूप से, जो कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में वैसे भी बहुत अग्रणी रहा है। आपसे जानकारी ये चाहेंगे अनिल जी कि युवावस्था जब थी, कॉलेज की आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो कौन से विषय आप उनका अध्ययन कर रहे थे? और साथ में एक बात हम यूँ देखते हैं कि तरुणाई से व्यक्ति जब युवावस्था की ओर पहुंचता है तो कुछ हॉबीज भी हुआ करती हैं उस दौर में, तो क्या तो पढ़ते थे और साथ में क्या उस समय आपकी विशेष रुचि हुआ करती थी? देखिए, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ उस समय खेल कूद जी। और खेल कूद के साथ भी अन्य कई गतिविधियाँ थी, जैसे क्राफ्ट्स के अंदर जी। और एक मेरे को म्यूजिक पसंद था, तो उसके अंदर कुछ भजन का भी पुट आया करता था। जी। तो ये एक गतिविधियां जो साथ साथ चलती थी पढ़ाई के साथ साथ। और भजन के अंदर भी हरिओम शरण के भजन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद रहे। जी। मैंने कॉलेज शिक्षा के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी को 3 बार रिप्रेजेंट किया कि स्टेट उनकी तरफ से खेला हूँ मैं हॉकी के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ में। जी। ये एक मेरा अनुभव रहा, ताकि खेल के प्रति काफ़ी रुचि है लोगों के अंदर। उस समय तो थी, आजकल तो ये मोबाइल वगैरह ये आगे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकलते, लेकिन उस समय खेल ही एक बहुत प्रिय था। तो मेरा प्रिय हॉकी खेल रहा है। तो हॉकी प्रिय खेल रहा है अनिल जी का। और साथ ही बात जब रुचि की करते हैं, विशेष रुचि इनकी संगीत में भी, खासतौर पर भजनों में विशेष रुचि रही है। अनिल जी, हम चाहेंगे कुछ, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि विशेष रूप से भजन आपको बहुत प्रिय रहे हैं, कोई भजन जो आपके हृदय के बहुत नज़दीक हो, कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना सकते हैं? मैं एक अंतरा बोलना चाहूँगा हरिओम शरण जी का। जी। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, हे परम विश्वनीय द्वार कहाँ मैं आऊं। जी, एक भजन का अंतरा था जी। जो मैंने आपको तो गुनगुनाया। अनिल जी ने हमारे दर्शकों के लिए एक भजन का अंतरा भी यहाँ गुनगुनाया है। और वास्तव में ये कहा जा सकता है कि यदि आप पुलिस जैसी सेवा में रहते हैं, जहाँ की आपको अधिकांश समय आपका ड्यूटी पर बिताना होता है,
इन परिस्थितियों में अपना तनाव कम करने के लिए कोई न कोई हॉबी, कोई न कोई विशेष रुचि बहुत आवश्यक है। और यदि बात संगीत की जाए तो उससे अच्छा कोई स्ट्रेस को समाप्त करने वाला कोई दूसरा कारक नहीं हो सकता। संगीत का वास्तव में बहुत बड़ा महत्व है और यह बात हमने अनिल जी के जीवन में भी देखी है। अनिल जी, आपने जैसे कहा कि हॉकी को लेकर जो है वो बहुत आपका शौक रहा हॉकी खेलने का, आपने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है हॉकी में। अब पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि वैसे तो भारत की पहचान एक दौर में हॉकी से ही हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार से व्यावसायिकता की बात करें या फिर जिस प्रकार से क्रिकेट का बोलबाला बढ़ा है, क्या लगता है हॉकी पीछे किस प्रकार से रह गई? देखिए, हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम है, राष्ट्रीय खेल है जी आज भी। और हॉकी को पिछड़ने का एक ही है कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर क्रिकेट को महत्व दिया गया, और चूंकि ये एक उच्च वर्गीय कुलीन वर्ग के लोगों का खेल रहा है जी तो इसके अंदर आज की दौर के अंदर टीवी है, मीडिया है, इसके अंदर ज़्यादा है और इसमें क्रिकेटर को एक पैसा मिलता है। हॉकी के अंदर इस प्रकार की कोई वो है नहीं गतिविधियां जिससे कि आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। तो माँ बाप और बच्चे बच्ची उस और उनका रुझान जाता है जिस और दिशा के अंदर थोड़ा सा चमकीला दमकीला टीवी के ऊपर आना, ये एक वो मानसिकता है। और ये क्रिकेट ने अपने आप को मार्केटिंग के रूप के अंदर अपना लिया, इस वजह से क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हो गया जी जी। और हॉकी पीछे रह गया। आप भी हॉकी खेलते थे, कौन सी पोजीशन पर खेला करते थे? मैं लेफ्ट इन पोजीशन के ऊपर खेला करता था, लेफ्ट इन। तो लेफ्ट इन पोजीशन पर अनिल जी खेला करते थे और इन्होंने कहा कि क्रिकेट में जिस प्रकार से ग्लैमर आजकल दिखता है, जो चमक दमक दिखती है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्रिकेट बहुत आगे निकल रहा है। लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि जिस दौर में मेजर ध्यानचंद हॉकी खेला करते थे, कितने बड़े आइडियल और पूरे विश्व के एक प्रकार से कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के क्षेत्र में एक हीरो हुआ करते थे, और इसके कारण से ही भारत की भी एक बहुत बड़ी पहचान हॉकी रही है पूरे विश्व पटल पर देखा जाए तो। अनिल जी, अब बात करेंगे आपके प्रोफेशनल कैरियर की। नौकरी में जो है किस प्रकार से आए, पहली नौकरी किस प्रकार से मिली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब एमए कर रहा था तो ये सब इंस्पेक्टर की एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जी। तो चूंकि उसमें स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया था तो लोग वाह कहते थे कि अच्छा, ये पहली बार आरपीएससी का पहला एग्ज़ाम आया था। उससे पहले हमें पता नहीं होता था कि कब भर्ती निकलती है, कब क्या होता है। अच्छा। लेकिन आरपीएससी ने पहली बार तो उसमें एग्ज़ाम दिया। कौन से सन की बात रही? ये 1977 की बात है। 77 में एग्ज़ाम हो गया था, हम हमारे खेलने लगे, मैं आके यहाँ लेबर लॉ करने लग गया था। और उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम पास हो गए। तब पता चल लगा कि भाई हमें जाना चाहिए। तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, कोई उस समय का कोई विशेष अनुभव? देखिए, मैं जयपुर ज़िले के अंदर ही रहा और मेरा प्रोबेशन पीरियड भी जयपुर ज़िले में थाना झुटवाड़ा और थाना आमेर के ऊपर भी था जी। मेरी प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही एक ऐसा मर्डर केस था जो अपनी सौतेली माँ का पुत्र ने मर्डर कर दिया था। वहाँ प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहा था, तब उसका जिक्र आया था। तो उसको जब नेक्स्ट जब आमेर गया तो उसी व्यक्ति को मैंने संदिग्ध अवस्था में पकड़ा और उस मर्डर केस को खोला। तो ये मेरे लिए एक बहुत चर्चित विषय हुआ था। उस समय मनोहर कहानियाँ राजस्थान पत्रिका, इतवारी पत्रिका आया करती थी, उसमें लेख छपा तो मेरे को कई जगह से लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया जी। तो ये ऐसा लगा कि बहुत अच्छी नौकरी है जिसके अंदर ऐसा साहसिक कार्य और अच्छा कार्य जिसका रिकॉग्निशन भी मिलता है जी। तो अपने प्रोबेशन पीरियड में ही एक जो है वो हत्या का केस इनको मिला और उसकी गुत्थी सुलझाने में अनिल जी कामयाब भी हुए और बहुत जल्दी कामयाब हुए। तो इस कारण से उत्साहवर्धन भी मिला, स्वाभाविक सी बात है, आगे अच्छी पोस्टिंग भी मिली होगी। पुलिस सेवा के दौरान आपको क्या कोई विशेष ऐसी स्थिति परिस्थिति भी आई कि लगा कि हाँ नहीं, ये नौकरी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ करने को मिल रहा है देश और समाज के लिए, कोई ऐसा विशेष अनुभव ध्यान में आता है? देखिए, अनुभव बहुत है जी। पुलिस का काम है
प्रत्येक व्यक्ति की जान और माल की रक्षा करना, मतलब उसका फिजिकल और उसका जो इकोनॉमिकल जो उसने कमाया है उसकी संपत्ति की सुरक्षा करने का काम बेसिकल पुलिस का है। और उसके साथ साथ जो संविधान के अंदर अधिकार दिए हैं, मानव अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक पुलिस एजेंसी, पुलिस फोर्स की आवश्यकता एक वेलफेयर स्टेट के अंदर पड़ती है। तो ये एक बहुत आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है और जिसके अंदर हम आम आदमी की, गरीब की, पिछड़ों की, हर व्यक्ति के, हर तबके की सहायता कर सकते हैं। आपका जीवन परिचय देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, आपको उनकी सुरक्षा में भी रहने का अवसर मिला। कैसे अनुभव रहे कि एक पुलिस का अधिकारी जब देश के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति की सुरक्षा में लगता है? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, आप उनकी सुरक्षा में थे, उस समय का कोई अनुभव आपको ध्यान में आता है? हमारे दर्शकों से भी साझा कीजिएगा। बिल्कुल ध्यान में आता है। देखिए, हम यहाँ भर्ती हुए थे राजस्थान पुलिस के लिए, लेकिन ऐसा मौका मिला कि हमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर दिल्ली डेपुटेशन पे भेज दिया गया। वहाँ जाकर हमने जो देखा, एक देश का सर्वोच्च जो प्रथम व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, उसकी सुरक्षा के अंदर तो उस समय काफ़ी कमियां थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आतंकवाद चरम के ऊपर था। ये 1983 की बात है और मरने से कुछ समय पहले ही हमें वहाँ उनको बैच सिंह और सतवंत सिंह जो थे उनको चेंज करके हमें लगाया गया था। लेकिन इंदिरा जी ने ही ये कहा कि मेरे बॉडीगार्ड क्यों चेंज कर दिए, इस वजह से हमें वापस रिट्रीट किया गया और उन्हीं को लगाया गया और 27 दिन बाद में उन्हीं जो अंगरक्षक रहे, उन्होंने उनको दर्दनाक मौत दी और देश के अंदर। तो मैं उस दिन काफ़ी पश्चाताप किया कि हम वहाँ क्यों नहीं रहे, हमें वापस आना पड़ा। तो काफ़ी दुख भी हुआ और ऐसा लगा कि अगर शायद हम होते तो आज इंडिया की हिस्ट्री दूसरी होती, कि अगर वहाँ हम सुरक्षा के ऊपर और वो जिंदा होती तो आज इतिहास दूसरा होता। अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेके पंजाब में जिस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, आप तो चूँकि खुद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहे हैं और अभी की ये जो घटना हुई है, क्या लगता है इस दौर में जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है और लगभग 1983 की आप बात बता रहे हैं, लगभग 37 वर्ष पहले, कितना अंतर आ गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में उस दौर में और आज के समय में? उस दौर में और रात और दिन का चेंज है। अब तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बन गया है, एसपीजी बन गया है, उसका एक्ट बन गया है, उनको खुद को प्रधानमंत्री के सुरक्षा की गारंटी दी है। राज्य का विषय होते हुए भी उनके बिना बातचीत के, बिना डायलॉग के स्टेट पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का होता है और उसको इतने सुरक्षा घेरे में 1 2 3 4 या 5 लेयर्स के अंदर, पहला एसपीजी होता है, उसके बाद आउटर रिंग होता है, उसके बाद थर्ड रिंग होता है, फोर्थ रिंग, फिफ्थ रिंग तक, और इंटेलिजेंस और कलेक्शन होता है। ये सारा राज्य के विषय होते हुए भी केंद्र से तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। और इसके अंदर जो मैं मानता हूँ पंजाब पुलिस की काफ़ी बड़ी चूक रही है और इनको इस प्रकार की, अगर मान लो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है तो इसका एक्शन बड़ा होना चाहिए। तो अनिल जी का कहना है कि यदि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो बहुत बड़ी चूक है और बड़ा एक्शन भी होना चाहिए। खैर, ये तो आगे देखने को मिलेगा कि जांच कमेटी गठित की गई है, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। अनिल जी, आपका जीवन परिचय जब हम देख रहे थे तो ध्यान में आता है कि आपने राजस्थान में बहुत बड़ा एक जो क्रिकेट का सट्टा जो चलता था उस दौर में, उसको आपने पत्रकारों की उपस्थिति में लाइव आपने जो है उस पर कार्रवाई करवाई। क्या अनुभव आए, जबकि क्रिकेट तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा खेल, बहुत बड़े बड़े नाम आए, कई तरह के दबाव भी हो सकता है रहे हों, कैसा अनुभव रहा उस समय? 1996 की बात है, मैं सीओ कोतवाली था। एक हमें इंफॉर्मेशन मिली कि क्रिकेट के सट्टे के ऊपर जयपुर के अंदर, क्योंकि मैच जयपुर में होना था, तो उस दौरान जयपुर के सिटोरिये काफ़ी सक्रिय हो गए और एक इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर टीवी के ऊपर बैठ के कुछ लोग बाग बैठे हैं और वो सट्टा लगा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, वहाँ से दूसरे देश
प्रदेश और इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर विदेशों में भी वो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है जी। दी जैन समय में कुछ पत्रकार साथी भी हमारे साथ बैठे थे, तो हमने ये कहा कि इसको बिल्कुल इस तरह से करना है जिससे कि लोगों को ये पता चले कि क्रिकेट के अंदर कितना बड़ा क्या है। तो हमने एक लाइव पत्रकार के साथ में हमने रेड दबिश ऑर्गेनाइज की। ऑर्गेनाइज करने के बाद में पत्रकारों ने उसको इंटरव्यू के लेके छापा, उनके फोटोग्राफ लिए, उनको बताया कि किस तरह से ये सट्टा लगाते हैं, यहाँ से अंक लगाते हैं, टीवी पर देखते हैं, टीवी से मोबाइल पे बात करते हैं। और विदेश के अंदर लकीली अनलकीली इसके अंदर एक हैंसी क्रोनियो जो दक्षिण अफ्रीका का कैप्टन था, उसको भी इसमें इन्वॉल्व था। तो ये एक उस समय का जो राजस्थान का ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इंडिया में फर्स्ट टाइम में क्रिकेट के सट्टे का उजागर जयपुर से हुआ और वो यहाँ कोतवाली इलाके के अंदर पकड़ा गया। हमने उसकी इंफॉर्मेशन इंटरपोल को भी दी और काफ़ी कुछ उसके सामने आए। तब ये पता लगा कि क्रिकेट के अंदर तो पूरा मिली भगत है और ये बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं और ये क्रिकेट के अंदर क्रिकेट का सट्टा इस तरह होता है और ये गेम को देश को बर्बाद। तो आपने जिस हिसाब से वो दबिश दी और जो आपने बताया कि केवल सट्टेबाजी नहीं हो रही थी, अभी तो उस समय जो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिये थे उनसे भी कुछ संबंध था, तो क्या ये उसमें प्रूव हुआ कि वो जो सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग दोनों एक प्रकार से मिली हुई चीजें थी? बिल्कुल। एक आपने अगर देखा हो उस समय टीवी के अंदर पहला हैंसी क्रोनियो वो कान के ऊपर वो जो मोबाइल से सेट होता है, हाँ, वो लगा के खेला कर रहा था जी। वहां पर एक बॉल के ऊपर उसको आउट होना था और उसने उसके ऊपर आउट हुआ, तो ये प्रूव करके दिया कि जो वो ब्लूटूथ से उसने अपना मैसेज लिया जी। और वो उसने करके दिखाया जी। तो ये आपने प्रूव किया उस समय? ये उस समय प्रूव किया। उस समय ब्लूटूथ आया था, मोबाइल भी आए थे 1996 में जी, उससे जी। पहले तो था नहीं आम उसमें। तो ये हमने दर्शकों को और पुलिस को और सभी को ये दिया विद प्रूफ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा खुलासा अनिल गोठवाल जी ने उस समय किया कि जब पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मच गया था मैच फिक्सिंग की जो बात थी। और जैसा ये बता रहे हैं कि एक तरफ सट्टेबाज बैठा करते थे और हैंसी क्रोनिये तत्कालीन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे वो कहीं ना कहीं ब्लूटूथ का उपयोग करके सट्टेबाजों के हिसाब से उस मैच को प्रभावित किया करते थे। कौन गेंदबाजी करेगा, कौन बैटिंग किस प्रकार से करेगा, किस बॉल पे आउट होना है, किस बॉल पे रन लेना है, तमाम तरह की बातें उस समय आती थी। और ये जब बातें सारी जयपुर से जब इनका खुलासा हुआ तो अनिल जी गोठवाल का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा। अनिल जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि पुलिस की नौकरी आपने की, लंबे समय तक की, बहुत बड़े बड़े खुलासे भी आपने इस दौरान किए। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जिस प्रकार से आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है आखिर? नहीं तो सामान्यतः व्यक्ति ये सोचता है ठीक है नौकरी कर ली 25, 30, 35 साल तक, उसके बाद आराम करना है। आप अभी भी लगातार सक्रिय रहते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिलती है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी बाबा साहब ने ये कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। ये प्रेरणा वाक्य मेरे जीवन के अंदर मैंने चरितार्थ किया है। इसलिए किया है कि अब मुझे नौकरी काफ़ी कर ली और कुछ करना नहीं है, जिम्मेदारियां कुछ बकाया है वो भी पूरी हो जाएगी। बच्चे की शादी करनी है, एक बच्ची है, बाकी मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करूं। और हमारी एक संस्था है, सामाजिक संस्था है, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जी। वहाँ बाकायदा मैं वहाँ महासचिव हूँ। वहाँ के कार्य को डे टू डे रोज रूप में देखता हूँ और मेरे से जो हो रहा है वो कोशिश कर रहा हूँ कि वो हो।
और उसके अंदर अनेकों कार्यक्रम हमने हाथ में ले रखे हैं। तो अनिल जी का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से आप बहुत प्रभावित हैं और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अभी महासचिव भी हैं। जिस प्रकार से ये विचार आया कि हमें पे बैक टू सोसाइटी, समाज को वापस कुछ देना है, क्योंकि समाज ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। इसी विषय में 2 पंक्तियां मुझे ध्यान आती हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव को कि देश के लिए, समाज के लिए हम भी कुछ दे पाएं, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए उन लोगों का कुछ सहयोग करें, शिक्षा को बढ़ाएं, आर्थिक रूप से लोगों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरणा दें। ये भाव यदि व्यक्ति के मन में होते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि समाज भी निरंतर आगे बढ़ता है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आप डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और तमाम तरह के सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हुए रहे होंगे, सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकांश समय किस प्रकार के कामों में लगता है, या सोसाइटी जो है इसके माध्यम से भी किस प्रकार के काम करते हैं जिससे समाज उत्थान होता है? समाज उत्थान के लिए हमने एक तो शिक्षा को मूल मंत्र बनाया जी, हमने बच्चों के लिए। और मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा जी, कोई एक ऐसा ही नहीं कि एक जाति विशेष के, जी, ओपन कैटेगरी के सभी बच्चों के लिए हमने कोचिंग शिक्षा प्रारंभ की है, जिसमें सभी को हम बुलाते हैं और सभी के लिए उनको एक फैकल्टी है, उनको बुला के उनको कोचिंग कराते हैं। अभी हमारे कोचिंग भी इसमें एक प्रारंभिक दौर के ऊपर है, 3 बैचेज निकाल दिए हमने। जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। अनिल जी, आपका जीवन परिचय देखने से ध्यान में आता है आप जयपुर में यातायात की भी आपके पास में जिम्मेदारी रही है पुलिस सेवा में रहने के दौरान। अब इस समय तो चूँकि यातायात की बहुत बड़ी समस्या रहती है, लेकिन जब आपके पास जिम्मेदारी रही, कोई ऐसा विशेष काम आपको ध्यान में आता है जो लगता है कि हाँ नहीं, मैंने ये काम किया तो मुझे एक बहुत संतुष्टि वाला एहसास होता है? मेरे जीवन की संतुष्टि का है कि मैं 1995 के अंदर यातायात निरीक्षक प्रशासन के पद के ऊपर तैनात था। उस समय जो 1986 की एक विज्ञप्ति थी, गजट नोटिफिकेशन था हेलमेट लगाने का, उसको कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गया उसमें और राजनेताओं ने और जनता ने उसका विरोध किया। लेकिन दोबारा मुझे 2000 के अंदर पोस्टिंग मिली एज डिप्टी एसपी यातायात प्रशासन। तब मैंने उसको जो पिछली कमियां रही थी उसको दूर करते हुए जनता को साथ लेके, जागरूक करके, स्कूलों में करके, पैम्पलेट्स बांट के और एक पूरे हमारे यातायात विभाग के अधिकारियों को साथ लेके हमने हेलमेट का जो लागू किया जी, और हेलमेट, प्रथम हेलमेट 1 मई 2000 को लागू किया है। और उस दिन जब शहर के अंदर चारों तरफ हमने देखा, अजमेरी गेट से पूछा हमारे यातायात कांस्टेबल से कि झोटवाड़ा में लागू हुआ है, वैशाली में लागू हो रहा है, तो उस समय लगा कि लोग बाग स्वतः अपने आप हेलमेट को पहन के और दुपहिया वाहन चला रहे हैं, तो आत्मा को एक संतुष्टि हुई और एक ऐसा लगा कि ये काम जनता के लिए बहुत अच्छा रहा। अनिल जी, चूँकि आप पुलिस सेवा में भी रहे लंबे समय तक और अभी सामाजिक सेवा में भी आप सक्रिय हैं, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने लिए नहीं, जो समाज के लोग हैं, जो जिनको आवश्यकता है, चाहे कोरोना पीरियड है, चाहे और दूसरी चीज़ें हैं, इसके अंदर आपको आगे बढ़ के उन लोगों की जिनको आवश्यकता है, जो ज़रूरत जिनको है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी किसी भी प्रकार आप मानव सेवा करेंगे तो यह आपका दायित्व है, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी 2 पंक्तियाँ इन्होंने, अनिल जी ने हमारे कार्यक्रम के दौरान कही हैं। मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। वास्तव में यदि इन 2 पंक्तियों को जीवन का आधार बना लिया जाए तो निश्चित रूप से स्वयं का ही नहीं अपितु इस समाज का भी हम बहुत भला कर सकते हैं और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भी हम अपनी भूमिका निश्चित रूप से निभा सकते हैं। और यदि हम महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करते हैं तो भी ये ध्यान में आता है कि जो 2 पंक्तियाँ ये इन्होंने कही हैं,
मैं किसी से बेहतर करूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं किसी के लिए बेहतर करूं, किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर सकता हूं, किसी के होठों पर मुस्कान लाने के लिए कुछ काम कर सकता हूं। और लगभग उसी प्रकार के काम सेवानिवृत्ति के पश्चात अनिल जी गोठवाल कर रहे हैं। अनिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया, अपने जीवन से जुड़े हुए तमाम तरह के अनुभव आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।